भाइयों सीटेट तो निकलेगा आसानी से। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कराते हैं सीटेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन। और हमने जितनी भी वीडियोस कराई हैं अपने नोट से, उन सब का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और इन सब की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ मिलेगा, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पेपर है दिसंबर 2019 का। तो बिना देरी करे देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रशोंथ पर्वत है? तो हमारा ऑप्शन है हिमालय, सेकंड एल्प्सियन, तीसरा यूराल और चौथा वोसिस। तो हमारा हिमालय पर्वत और एल्प्सियन और यूराल पर्वत, ये तीनों हैं हमारे वलित पर्वत, और केवल वोसिस ही एक भ्रशोंथ पर्वत है। तो हमारा आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट देख सकते हैं। कथन, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे पड़ता है। कथन भी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो चंद्रमा 27 दिन में ही अपना एक चक्कर पूरा करता है और उतने ही दिनों में पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो ये दोनों सही हैं। तो हमारा आंसर होगा आंसर फर्स्ट। ए और बी दोनों सही हैं और ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, कायांतरित शैलों के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जब आग्नेय और अवसादी शैल पर बहुत ज़्यादा ताप पड़ता है तो दाब के प्रभाव में कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। बी, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। जब अवसादी और आग्नेय से कायांतरित बन जाता है और कायांतरित पर अगर ज़्यादा अधिक ताप पड़े तो पुनः मैग्मा बन जाता है। और संगमरमर एक कायांतरित शैल है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ABC तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले अलका पिंड वायुमंडल से किस परत में जलने लग जाते हैं? फर्स्ट मध्यमंडल, सेकंड बाह्य मंडल, थर्ड बहिमंडल, फोर्थ समताप मंडल। तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट मध्यमंडल। और हम अगर समताप मंडल की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? हमारा ओजोन परत पाई जाती है, और ये हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि इसमें बादल वगैरह कुछ नहीं होते। नेक्स्ट, और अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसमें बहुत पतली पतली गैसें पाई जाती है, गैस की बहुत पतली परत पाई जाती है। और बाह्य मंडल, इसमें हमें रेडियो संचार जैसे सिग्नल वाली तरंगें मिलती हैं। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आंसर है इसका फर्स्ट मध्यमंडल। 35, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। फर्स्ट लोगों के आवागमन से, दूसरा घरों के पास बसावट से, तीसरा एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम हाथ से, फोर्थ ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो हमारा आंसर है इसका फर्स्ट, ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल, अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो लोग बाग उस स्थान पर जाएंगे जहाँ वर्षा होती होगी या पानी मिलता होगा, तो ये क्या हुआ? ये ऋतु प्रवास हुआ। नेक्स्ट,
हम आपको बता दें ये हमारा सेट ई है 2019 दिसंबर का सीटेट पेपर। तो देखते हैं। स्थायी पवन के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए हमारा ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये भी सही है हमारा। और बी पश्चिम या पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। हमारा ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि स्थायी पवनें जो होती हैं जो वर्ष भर लगातार एक दिशा में चलती रहती हैं, और इसके दो उदाहरण हैं, एक पश्चिम और पूर्वी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। इसका आंसर है हमारा 3 उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अगला देखते हैं हम। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ये गलत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नहीं होता। जलवायु होती है जो कई वर्षों तक समान रहती है। और बी हमारा किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें ये दोनों तो ऊंचाई और उच्चावाच तो होती है और जलवायु भी होती है, पर उसकी समुद्र की दूरी और स्थिति आदि पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा आंसर होगा 4 ए बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा का स्रोत की पहचान कीजिए। फर्स्ट, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, मतलब जब उसका खनन किया जाता है तब वो निकलती है। तो आंसर होगा हमारा इसका सेकंड, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर है? तो इसका आंसर है हमारा अंटार्कटिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ये भी सही है। इसमें पूछा है सही नहीं है। बहुत से यही सोच के क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और इसी चक्कर में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सेकंड, इनका एक निश्चित रासायनिक गठन होता है। ये भी सही है। थर्ड, यह विभिन्न प्रकार के भू वैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होता है। ये भी सही है। फोर्थ, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये गलत है। खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में क्या होता है, जो जिनमें लोहा पाया जाता है, और अधात्विक एग्जाम्पल के लिए चूना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का है। ए नर्मदा नदी, वज्जी, गोरू, पहाड़िया। तो अगर इसमें से हमें एक भी ऑप्शन आता होगा ना तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे हम देखते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी क्या था? नर्मदा नदी पर सबसे पहले आखेट और संग्रहण के साक्ष्य मिले। तो इसका ए का हुआ हमारा सेकंड। तो देखते हैं ए का सेकंड है किसी में, तो ए का सेकंड बस थर्ड में और बी का फर्स्ट है इस वज्जी। और वज्जी क्या था? हमारा आरंभिक गणतंत्र। और सी गोरो पहाड़ियाँ पर हुई थी आरंभिक कृषि। और डी गंगा घाटी, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर थे। और सिंधु और सहायक नदियाँ थी हमारी फोर्थ प्राथमिक नगर। तो अर्थात अगर आपको इनमें से एक भी पता होगा, जैसे आपने मान लिया कि आपको नर्मदा नदी पता है, नर्मदा नदी का मैच किससे होगा? सेकंड से।
तो सेकंड खाली ऑप्शन थर्ड में है, तो आंसर नंबर थर्ड। नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियां और काल के समसामयिक वाद और विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। तो देखते हैं कथन पहला, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त हैं क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि खाली ऐतिहासिक धर्म के आधार पर ही नहीं होता था। नेक्स्ट, लंबी समावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों तथा काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक था। तो हमारा बी सही है, क्योंकि इतिहास बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसको सही क्रम में लाना एक बहुत समस्या वाली बात होती है। तो हमारा आंसर रहेगा इसका फोर्थ, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन 19वीं सदी में नए लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में दिए गए हैं। तो कथन ये है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का अभ्यास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकालने की सलाह दी गई। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन बी, राष्ट्रवादी विचार को अभिव्यक्त करने और लोगों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। हमारा कथन बी भी सही है। तो पर देखते हैं, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी करते हैं। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। अगला देखते हैं, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो हमारा आंसर है इसमें फोर्थ, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकलाएं। जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं थीं, उसमें आरंभिक मानवों पर चित्र बनाए गए। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसका ऑप्शन है हमारा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे, क्योंकि उस समय गांव के ज़्यादातर लोग बाग कृषि करते थे और कृषि में पूरे परिवार की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जब कृषि फसल काटने का टाइम होता था तो वो सब अपने आप स्कूल छोड़कर फसल में लग जाते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, नीचे दो कथन ए और तथा बी 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय में हैं। कथन ए, 18वीं सदी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि 18वीं सदी तक नहीं, क्योंकि ये अपने आप को राष्ट्रीय राज्य 18वीं सदी का जब अंत होने लगा था तब यूरोप को राष्ट्रीय राज्य देखने लगते थे, ना कि उसके पहले तक। नेक्स्ट, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो हमारा ये वाला सही है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए गलत है किंतु बी सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 48 है हमारा। BCE का तात्पर्य है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर कॉमन एरा। तो आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुरमुर्ग थे। तो इसका आंसर है हमारा, क्योंकि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ए ऑप्शन है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया।
बी जंगलों का विनाश हो गया। सी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदी सूख गई थी। तो हमारा आंसर है इसका 2, ए, बी और डी। क्यों? क्योंकि उनका नियंत्रण आपस में जनता पर समाप्त होने लग गया था। और बी इसलिए क्योंकि जंगलों का विनाश हो गया था। और सी हमारा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाढ़ पूरे क्षेत्र में नहीं आई थी, कुछ ही इलाके में बाढ़ आई थी। तो इसमें लिखा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर सेकंड। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो मैंने अपनी वीडियो में जब हिस्ट्री पढ़ाई थी, क्लास 6 थी, तो इसमें बताया था कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। और इसमें क्या क्या होने लगा था कि इसमें एकांत छोड़कर ये माना गया कि लोगों के घर घर जाकर उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो हमारा 51 का आंसर है सेकंड, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। नेक्स्ट 52, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अगर हम और ऑप्शन देखें, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। ये गलत है क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा सुल्तानों के अधिकार में नहीं था। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों में क्षेत्र में पहली बार बैठा गया। ये कभी नहीं हुआ क्योंकि जंगल इतने घने थे, उन्हें कभी भी बैठा नहीं गया। फोर्थ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। ये इसमें आधी बात गलत है क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती कब्जा तो कर लिया लेकिन लंबे समय तक नहीं, केवल कुछ समय तक। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है हमारा थर्ड। 53, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है हमारा 2, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे। ऐसा उस ज़माने में था ही नहीं, उन्हें इतनी नॉलेज ही नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन है सेकंड। बाकी आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत में अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में अपनी बागडोर सौंप दी और अवध और बिहार और मध्य भारत के लोगों को कम सेना में भर्ती किया गया। और ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव भी होता है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी होती है जिन्हें हमने चुना है, और जनता का मतदान का अधिकार भी होता है, पर पूरी जनता एक साथ बैठकर उनके निर्णय में सहभागिता नहीं ले सकती। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? तो इसका आंसर है लद्दाख। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में अपील प्रणाली या पौर्णवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है फोर्थ, कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में
अपील का प्रावधान, तो इसमें इसे कहते हैं भारत में अपील प्रणाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? तो हमारा 58 है ये। तो फर्स्ट है, यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, ये सही है। और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, ये भी सही है। यहाँ खनिज है लोहा अयस्क खनिजों की प्रचुरता है, ये भी सही है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें लोहा और कोयला भी मिलता है। और इस पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी और कृष्णा नदी मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है हमारा, ये गलत है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, यह एक ऐसा देश है जिसमें महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका के महाद्वीप से निकलती हैं। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि वर्षा ऋतु जो होती है ना, वो लौटकर बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है जब वर्षा का अंत होने लग जाता है। तो बीच में ये सब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पड़ते हैं, तो इस वजह से उन पर वर्षा होती है। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, इस कारण वहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? कोस्टा रिका उपागम इसलिए कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्योंकि उसमें कोस्टा में सेना नहीं होती है और खाली लोगों के स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करा जाता है। तो हमारा इसका आंसर है 3, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। नेक्स्ट, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो कौन से उत्पीड़न से बचाने के लिए की? कार्यस्थलों पर, एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर है थर्ड, केंद्र सरकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी होता है, भूमि का रिकॉर्ड अधिकारी होता है और लेखपाल होता है, पर नगर निगम होता है शहरों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 65, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए डॉक्टर D.K. बासु निर्देशन क्या है? तो इन्होंने आदेश दिए कि गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणियों के अधिकार को स्वीकारता है? तो वनों में कौन रहती है? जनजातियाँ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारतीय संविधान। ये नहीं, ये द्वितीय स्रोत होते हैं जो किसी से जानकारी प्रदान कर और तब लिखे गए हैं। तो भारतीय संविधान हमने खुद लिखा। जनगणना, ये भी घर घर जाकर स्वयं होती है। और जन्म व मृत्यु के पंजीकरण, ये भी पहली बार ही होता है। और ऑप्शन 4 हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। हमारा आंसर है 4, क्योंकि NCERT में जितनी भी किताबों में दी गई हैं वो किसी न किसी स्रोत से रिपोर्ट बनाकर की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियाँ ना कि व्यक्तिगत की स्थिति शिक्षार्थी के लिए। ये गलत है क्योंकि इससे शिक्षार्थियों को भी लाभ होता है। नेक्स्ट, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो
हमारा आंसर है ये सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 बी सही और ए गलत। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों से प्रतिस्पर्धा जगाना। ये गलत है क्योंकि प्रतिस्पर्धा कक्षा में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद कराना। रोट लर्निंग ही सामाजिक अध्ययन नहीं होता। फोर्थ, समाज में यथास्थिति बनाए रखने सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। ये भी गलत है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के छात्रों को सिखाया जाता है कि वह कैसे देश की स्थिति को सुधार सकते हैं और सरकार के खिलाफ किन किन तरीक़ों से उनका फैसला बदलवा सकते हैं। तो हमारा आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है तो पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षाओं को तनाव का कम करना। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों का एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि सॉरी पिछले वाला गलत हो गया हमारा। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है पाठ्य पुस्तकों ज्ञान को याद कराना। आप याद कराने से ही उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं क्योंकि रोट लर्निंग हमारे भारत में बहुत नकारात्मक चीज़ मानी गई है। और शिक्षार्थियों को तो वर्गीकृत करना ये भी गलत है। किसी को अलग किसी की किस विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना ये भी गलत होता है। थर्ड, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए ये भी गलत है। फोर्थ, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 4। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों का एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। ये हमारा सही है। बी, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करता है। ये भी सही है। फिल्में एक ऐसी कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। ये भी सही है, कुछ नया जानने को मिलता है। टी, फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी सी। नेक्स्ट, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ये सही है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी दिशाओं में ऊपर दिखाया गया ज़रूरी नहीं है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, ये भी गलत है। और शिक्षार्थियों के समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शिक्षार्थियों के जीवन में से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। ये सही है। और कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, ये गलत है। किसी के निजी जीवन में कक्षाओं में चर्चा करना। सी, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी सही है। तो ए और सी दोनों सही हैं। तो हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो हमारा आंसर है ए व सी। नेक्स्ट, इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ए
किसी समाज, साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, ये सही है बिल्कुल। बी, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, ये भी सही है क्योंकि सीक्वेंस वाइज दिखाया जाता है, ये रहा सीक्वेंस। नेक्स्ट, एक काल्पनिक रूपरेखा देने के लिए, ये भी सही है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ए बी सी सही है। 75, दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए। तो देखते हैं, यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ के बोलना, बिल्कुल सही है। जब टीचर धीरे धीरे बोलेगा और बिल्कुल सही आवाज़ में बोलेगा तो उन्हें समझने में आसानी होगी। बी, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का उपयोग, ये गलत है क्योंकि जब आकर्षक दृश्य की बात आ गई और जब उन्हें दिखेंगे ही नहीं तो आकर्षक दृश्य किस बात के। नेक्स्ट, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों का उत्पन्न करना, ये भी सही है। नेक्स्ट, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना, तो हमारा ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 2 बी ए सी केवल ए सी और डी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, ये भी सही है। और सी, यह पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि है, नहीं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शिक्षक है। और डी है हमारा, यह स्वनिर्देश क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर है ए, बी और डी, ये कौन से में, थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो देखते हैं, ए, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के लिए उत्सुक, ये भी सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों के लिए कोशिश करने वाले, ठीक है बिल्कुल। डी, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, तो किसी चर्चा को स्थगित नहीं कर सकते हम, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और बाकी तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है। तो देखते हैं, ए, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ये हमारा सही है, इससे जागरूकता उत्पन्न होती है। बी, कक्षा में एक रूप निर्देशन और एक निश्चित शिक्षण शैली, ये हमारा गलत है क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, जो कि हमारे समावेशी शिक्षा में बात होती है उसमें। नेक्स्ट, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, ये भी सही है क्योंकि अलग अलग स्रोतों से पढ़ाएंगे तो बच्चा अधिक समझता है। डी, एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो हमारे ऑप्शन नंबर कौन से ठीक थे, ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और सी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए, तो हमारा इसका आंसर है 3, यह समझने के लिए कि मुद्दे उन्हें उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं, मतलब अपने आप को रख कर देखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए।
सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। ये सामाजिक विविधता नहीं दिखाता, ये असमानता दिखाता है। नेक्स्ट, एलन एव गरीब परिवार में वास्ता रखता है जबकि साइमन परिवार बहुत अमीर है। ये भी असमानता का उदाहरण है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। ये भी असमानता का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और वही सुचिता। नेक्स्ट हमारा, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बॉम्डिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग शिलांग लिशांग गांव को शामिल किया गया है। किन माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो हमारा इसका आंसर है 3 अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। 82 का है हमारा, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। तो देखते हैं, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभव को पढ़ने और स्वयं को अनुभवों को खोजने के लिए, ये हमारा सही है। सेकंड, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन कर देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये भी हमारा जेंडर रूढ़िवादिता है। सिर्फ लड़कों को कक्षा में बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है लड़कियों को। तो ये भी हमारा रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें लड़कों और लड़कियों दोनों की बात की गई है और सहभागिता की। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ए, भारत अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, ये गलत है क्योंकि प्रथाएं पुरानी कुप्रथाएं भी होती हैं, जैसे सती प्रथा थी हमारी। बी, साहित्य स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितना भी पुराना हो, ये सही है। उसमें अपनी समझ बैठाना कि उस समय में साहित्य में ये सही होता था या नहीं। नेक्स्ट, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ये गलत है। नेक्स्ट, डी, स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन को प्रमुखता देना, ये हमारा सही है क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें कि ये त्रिकोणीय क्या होता है। इसमें ऊपर टीचर होता है, यहाँ कैरिकुलम होता है और यहाँ पर स्टूडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, बी और डी। नेक्स्ट, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है हमारा 2। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण का रूप देखकर। नेक्स्ट, तो देखते हैं, तो सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है। तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना सही है। भारतीय भी है हमारा, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखना।
ये भी कथन सही है हमारा। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करें। सही। कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देना मना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ABC। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि ए ऑप्शन हमारा ऐतिहासिक इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है हमारा। और सेकंड B, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। ये भी हमारा सही है। C, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। यह हमारा गलत है। और D, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखें। तो हमारा आंसर है इसका 2, केवल A, B और D। नेक्स्ट, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। तो प्रदूषण रहित हवा अधिकार आता है हमारा जीवन के अधिकार में। नेक्स्ट, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो ये हमारा किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। हमारा 89, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर थर्ड 2। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होकर आते हैं। हमारा लास्ट है आज का, 2006 में नेपाल सरकार का स्वरूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ के राजा को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये था हमारा 2019 दिसंबर सीटेट सोशल साइंस। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप इसे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।